ठीक। हम लोग आधुनिक भारत में इस समय किसे पढ़ रहे हैं? अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का संघर्ष, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा है। यानी कह सकते हैं कर्नाटक में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना कैसे हुई, यही हमारा आपका है आधुनिक भारत में, जो कि आपके पीसीएस मेंस या यूपीएससी का जो जीएस 1 है उसकी टॉपिक 2 में ये बातें हैं, जो 1757 से लेके 1947 तक के इतिहास की चर्चा करता है, व्यक्तित्व, समस्या और घटनाओं की बात करता है। उसी में आप देखेंगे कि जब 3 युद्ध हुए, कौन से, यानी कह सकते हैं कि कर्नाटक में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना यूं ही नहीं हुई है कि आसानी से हो गई, क्योंकि यहाँ सत्ता स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य बहुत ही संघर्ष है, ना चाहते हुए भी संघर्ष है। तो इसके पहले की जो हमारी क्लास रही है उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया कि इसमें क्या क्या हमें देखना होता है। यानी अगर इसे हम पढ़ रहे हैं तो सामान्य परिचय देखना चाहिए। दूसरी बात क्या कि भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में क्या कहानी है। 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि आपका 1749 से 54 है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि कहाँ है, 1758 से 63 है। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और ढूंढा कि जो प्योर मेंस पर है, क्या फ्रांसीसियों की विफलता और अंग्रेजों की सफलता का क्या कारण है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कौन से ऐसे रीजन हैं जिस वजह से फ्रांसीसी जो यूरोपीय कंपनी वो भी थी, वो भी यूरोप से आई थी लेकिन असफल रही, और अंग्रेज कौन से ऐसे कारण रहे जो सफल हो गए, यानी भारत अपनी सत्ता स्थापित कर ले गए। और वहीं डुप्ले एवं रॉबर्ट क्लाइव के तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाएगी, क्योंकि डुप्ले जानते फ्रांसीसी गवर्नर है, तो उसी समय रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है। यानी दो के बीच की संघर्ष की गाथा है ये किसी जिसे आप एक क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इन दोनों के बीच के संघर्ष की बातें इस समय हमारे आपके बीच में हो रही हैं। और इन दोनों ने अपने आप को स्थापित किसने किया, कैसे किया, थोड़ी सी कहानी इसके पहले के लेक्चर में आप अगर देखें और या थोड़ा सा अगर रिवाइज करना चाहें, रिकॉल करना चाहें, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बस सीधी सी बात यह है कि आपको ये जानना होगा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और साथ ही ये भी आपको कि वो कौन कौन सी कंपनियां यूरोप की थी जो व्यापार करने भारत में आई थी। पुर्तगाली आए, डच आए, है ना, और क्या कहते हैं, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो जो फ्रेंच हैं ये सबसे अंतिम में आए हैं। और जब आप देखते हैं कि इन 5 कंपनियों में अंग्रेज ही बचे, बाकी लोग चले गए। पुर्तगाली, डच पहले ही मैदान छोड़ दिए थे, और जो बचे थे कौन, फ्रेंच थे, डेनिश थे। डेनिश ने सारी अपनी व्यापारिक बस्तियों को अंग्रेजों के हाथ बेच के यहाँ चले गए थे। और जो फ्रेंच और जो है क्या कहते हैं, अंग्रेज बचे थे, दोनों में संघर्ष शुरू हुआ। अब अंग्रेजों के बारे में जो जानकारी है वो बंगाल, जब मैं आपको आप देखेंगे मेरे पिछले लेक्चर को जहाँ पर मैंने बंगाल के बारे में चर्चा किया, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, या बंगाल की स्थापना से लेकर के बंगाल का ब्रिटिश हुकूमत के कदमों में जाने तक की कहानी में पहले ही कई वीडियोज में मैंने दे चुका, कई लेक्चर मैंने दिया उस पर, तो आप उसे देख सकते हैं, उसे आप प्रसाद करिए। आज बात किसकी हो रही, क्योंकि हम पहले लेक्चर में अपने फ्रेंच की बात कर चुका हूँ। बस थोड़ी सी बात आपको जानना चाहिए कि जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इसकी स्थापना कब हुई, 1664 में हुई। कहाँ हुई, फ्रांस में हुई। इस समय शासक कौन था, लुई 14वां था फ्रांस में। और इस समय यहाँ का इसको किसने स्थापित किया, कौन, कॉलबर्ट ने किया। ये बातें आपको पता होना चाहिए। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये कैसी, इसकी प्रकृति कैसी है, ये सरकारी है, अर्ध सरकारी है, कैसा है, तो आपको हम बताते चले कि ये सरकारी संस्था है, एक सरकारी व्यापारी कंपनी है। कौन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1664 में कॉलबर्ट ने लुई 14वां की अनुमति से फ्रांस में किया था, जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्थापित की गई थी। अगर इतनी बातें आप नहीं समझ रहे हो, पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से जिक्र कर दिया गया है। अब किसी व्यापारिक कंपनी को हम सरकारी कंपनी क्यों मान लेते हैं, हम तब मानते हैं जब उसे राज्य द्वारा, यानी उस राष्ट्र के या उस सरकार के द्वारा क्या है, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हों, साथ ही उसे वित्तीय संसाधन प्राप्त हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरकारी संस्था कहते हैं। यानी ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक सरकारी कंपनी है, ये आप समझिएगा पूर्णतः। अब बात होती है कि जब ये कंपनी स्थापित हो गई कहाँ, 1664 में फ्रांस में, तो क्या भारत तुरंत आ गई, नहीं।
इसका आगमन 1667 यानी 64 में स्थापित हुई, ठीक 3 साल बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। कहाँ? फ्रांस के अंदर। कहाँ स्थापित हुई? फ्रांस में। फ्रांस में स्थापित हुई, उस समय शासन किसका था? लुई 14वां का था। स्थापित किसने किया? कॉलबर्ट ने किया। ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कैसी है? एक सरकारी व्यापारिक कंपनी है। सरकारी व्यापारिक कंपनी वो होती जिसे राज्य द्वारा क्या होता है? विशेषाधिकार प्राप्त होता है और वित्तीय संसाधन भी उसे प्राप्त होते हैं। वो सब वैसी संस्था को हम क्या कहते हैं? सरकारी कहते हैं। अब बात उठती है कि ये स्थापित तो हो गई, ठीक 1664 में स्थापित हुई। 3 साल बाद यानी 1664 के बाद ये समय है 1667 का, जब किसके? फ्रांसिस कैरो, जो कि एक क्या कहते हैं, चाहे आप कंपनी गवर्नर कहिए, जो भी कहिए, यानी फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका अभियान दल कहाँ आया? भारत आया। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में लोग भारत आए, और जब यहाँ आए तो कब समय हो गया? ये क्या है? ये 1667 है। ये कहानी कहाँ चली गई? 1668 में। फ्रांसिस कैरो जब आया तो इसने 1668 में अनुमति लेकर मुगल बादशाह से कहाँ? सूरत में अपना एक कारखाना स्थापित किया। यहाँ तक सारी बातें आपकी पहले मेरी हुई हैं। अर्थात पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। उसके बाद अगर देखा जाए 1669 में कौन? अब इसके बाद की बात, सब बातें मैं कर चुका हूँ। 1669 में कौन? मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर के मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में दूसरी व्यापारिक कोठी या व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। अब बात ये भी कहा जाए कि सेंट थॉमे को किसने छीन लिया, तो बताया होंगे आपको एडमिरल डे ला हे ने, जो 1672 में छीन लिया। यानी क्रमबद्ध तरीके से हम लोग यात्रा करते हुए चले गए थे। पौंडीचेरी किससे मिला? फ्रांसिस मार्टिन ने लिया था। किससे लिया था? है ना, वलीकोंडा के सूबेदार शेर खान लोधी से लिया था। ये सारी चर्चाएं हमारी आपकी इस पे हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको पिछला लेक्चर हमारा देखना ही पड़ेगा। आज हम बात किसकी करने वाले हैं? अगर सीधी बात की जाए तो हम बात करने वाले हैं जब 1706 1720 की कहानी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1706 से लेकर 1720 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें हरास दर्ज किया गया, यानी उसमें बहुत सारी कमियां, गिरावट दर्ज की गई। अभी ये भी आपको हम बता दें कि हम इसका नोट्स भी बनवा चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छा नोट्स बन भी चुका है। आप चाहें तो लेक्चर सुन के बना सकते हैं, या अगर आपको ऐसे अवसर मिले कि ऑफलाइन क्लास आप कर सकते हैं, तो मैं सुझाव ज़रूर दूंगा कि ऑफलाइन क्लास लेके अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन इस वीडियो में सारी चीज़ें नोट्स बनवा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लेक्चर दिया जा सकता है, सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनवाया जा सकता है। ये समस्या आपके लिए, आप चाहें तो मेरी बात लेक्चर से आप कुछ बातें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि 1706 से लेकर 1720 के बीच जो फ्रांसीसी थे, उनका प्रभाव भारत में कम होने लगा था। किसका प्रभाव? फ्रांसीसियों का प्रभाव कम हो रहा था। तो उसी समय डुप्ले को क्या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बना के भेज दिया गया। जब डुप्ले आया तो उसने यहाँ पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, और उसको ये लगा कि ये कहानी चल रही 1742 की। उसे ये लगा कि हम अब तक व्यापारिक कंपनी थी, क्यों ना हम राजनीतिक सत्ता को भी स्थापित किया, राजनीतिक सर्वोच्चता भी भारत में स्थापित करें। और समस्या ये थी, ये 1642 में जब ये बात डुप्ले ने सोचा था। किसने सोचा था? डुप्ले ने। डुप्ले जब आया तो उसको जब बना के भेजा गया था कंपनी का गवर्नर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डुप्ले जब 1706 से 1720 का जो समय है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्या है? भारत में कम हो रहा था। प्रभाव कम हो रहा था, तो ये कहीं ना कहीं इसका पुनर्निर्माण करने के लिए क्या किया गया? पुनर्निर्माण करने के लिए भेजा गया किसे? डुप्ले को। और डुप्ले की नीतियां अच्छी रहीं, क्योंकि उसे अपने आत्मविश्वास के बल पर, नीतियों के बल पर डुप्ले ने क्या किया? अंग्रेजों से एक युद्ध जीत लिया। अब हुआ क्या कि डुप्ले आया, इसने पुनर्निर्माण शुरू किया, और इसके दिमाग में एक बात घुस गई, क्या कि अब तक यह जो कंपनी है, यह व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन अब इसे हम क्या बनाएंगे? अब इसे हम राजनीतिक संस्था के रूप बनाएंगे। यानी अब इसे क्या चाहिए? भारतीय राजनीति में हम दखलंदाजी करेंगे, अपना हस्तक्षेप करेंगे। यानी कि राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना या एक व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक संस्था बनाने का प्रयास शुरू किया गया। और जब शुरू किया गया तो उसमें क्या हुआ? ये अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए जैसे ही सक्रिय हुए। कौन सक्रिय हुआ? डुप्ले सक्रिय हुआ
किसे बनाने के लिए, यानी राजनीतिक संस्था की ओर कदम बढ़ाया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि इसे अब हम क्या बना देंगे, राजनीतिक संस्था बनाएंगे। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही डुप्ले की टकराहट किससे हो गई, अंग्रेजों से हो गई। और जैसे ही अंग्रेजों से उसकी टकराहट हुई, किससे, उसे लगा कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, अंग्रेज हैं। किसे लगा, डुप्ले को। अब डुप्ले इस समय है फ्रेंच में, तो अंग्रेजों में कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। तो यानी कह सकते हैं इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरुआत होगी। लेकिन कभी भी ये लोग आमने सामने आकर के संघर्ष नहीं किए। इन्हें संघर्ष करने का मौका मिलेगा कहाँ, अगर आप देखिए इस बात को, कल मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। इन्हें संघर्ष करने का जो अवसर मिलेगा वो मिलेगा कहाँ, कर्नाटका मिलेगा। यानी कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो ये आपका कर्नाटका, और इधर कौन है, केरला, इधर तमिलनाडु, और इधर पूरा आंध्रा आपका, और यहाँ आ जाओ तो बंगाल। यानी अगर ये कहा जाए तो कि बंगाल कहाँ है, यहाँ, यानी रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर है। और चूंकि फ्रांसीसियों का जो युद्ध मैदान है, जिसे आप कर्नाटक का मैदान कहते हैं ना, ये कहाँ है, यहाँ है। यानी जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं या आंग्ल फ्रांसीसी 3 संघर्ष हुए हैं, इनका स्थान कहाँ है, यहाँ है, तीनों का है। तो यानी कि ये कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से मंगलोर तक का तट आपका मालाबार होता है, अगर आप जियोग्राफी पढ़े हैं जानते हो। और मंगलोर से लेकर के गोवा तक का तट कनारी होता है। तो यानी कि, और इधर तमिलनाडु से जब जाओगे पुलिकट झील, कन्याकुमारी से पुलिकट झील जाओगे तो ये इसे कहते हैं कोरोमंडल तक। तो इतिहास में बात लिखा जाता है कि कोरोमंडल के पीछे का जो हिस्सा है, या कोरोमंडल के जो पश्चिम में है, वही क्या है, कर्नाटक के तीनों युद्धों की भूमि है। इसी को इतिहास में कार्नेटिक क्षेत्र भी कहते हैं। किसे कहते हैं, कार्नेटिक क्षेत्र, इसी को कहते हैं जहाँ युद्ध हुआ। कर्नाटक क्षेत्र में युद्ध होने की वजह से इसे कर्नाटक युद्ध कहा गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ कभी भी रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले आमने सामने युद्ध नहीं लड़े हैं, इस बात को समझिएगा। ये लोगों के सामने क्या था कि जो यहाँ आप आंध्र प्रदेश से हैदराबाद है ना, तो यहाँ निजाम था, समझिएगा मेरी बात पहले आप। यहाँ कौन था, यहाँ आसफ जहाँ निजाम था। कौन था, निजाम जो था आसफ जहाँ। आसफ जहाँ यहाँ था, और आसफ जहाँ स्वतंत्र रूप से कहा जाए कि इसने स्वतंत्र राज्य की तो स्थापना की थी। लेकिन एक बात आप समझिएगा, इसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना आसफ जहाँ का मतलब आप समझिएगा चिंकलिज खां है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, निजामुल मुल्क, उसके कई नाम हैं। तो मैं आसफ जहाँ बोलूँ तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। आसफ जहाँ की उपाधि उसे औरंगजेब द्वारा दी गई थी, ये बात समझिएगा। तो निजामुल मुल्क की बात करूँ तो ये स्वतंत्र जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं शासन किसके अधीन करता था, मुगल बादशाह के। यानी मुगल बादशाह के अधीन कौन था, ये था। आप कह सकते हैं कि ये सूबेदार था, ये आप कह सकते हैं इस बात को। क्योंकि 1707 के बाद कौन किसकी डेथ हो गई थी, औरंगजेब की। धीरे धीरे समय ऐसा आता गया, जब उसका समय आया किसका, मोहम्मद शाह रंगीला का, तो उसी समय, अब मोहम्मद शाह रंगीला का समय ही 1719 शुरू होता है, और 1719 से लेकर कहाँ तक, 54 तक है शायद, देख लीजिएगा। तो ये कहानी जो युद्ध चल रहा है, तो इस समय जाहिर सी बात है कि अभी ये देखिए 1754 यहाँ है ना, तो अभी इस समय अगर देखा जाए तो मुगल बादशाह के अधीन ही स्वतंत्र जरूर है हैदराबाद, लेकिन यानी गोलकुंडा स्वतंत्र जरूर है, लेकिन वो किसके अधीन है, मुगल साम्राज्य के। तो अब क्या होता था कि यहाँ शुरू हो गया क्या, उत्तराधिकार का युद्ध। क्या शुरू हुआ, यानी मेरा कहने का मतलब ये रहा कि कोरोमंडल, आपसे ये कहा जाए कि जब राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सक्रिय हुई, तो जिसका परिणाम यह रहा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कार्नेटिक क्षेत्र में युद्ध होना शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया, क्योंकि अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित न करना चाहती, तो अंग्रेज उसके विरोध में खड़े नहीं होते। आप ये बात बखूबी समझिएगा। हुआ क्या कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच मतलब युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन चुना गया क्या, कर्नाटक, यानी कार्नेटिक क्षेत्र, कोरोमंडल तट पर। यानी कि यहाँ है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहा जाए और कनारी तट कहा जाए, यहीं पर युद्ध हुआ। यानी कि जिसे कोरोमंडल तट के पश्चिम में, यानी कोरोमंडल तट है तो उसके पश्चिम में है कर्नाटका, ठीक। यानी कोरोमंडल के तट पर, तट के पश्चिम में
कौन है राजनीतिक क्षेत्र है जहां लगभग दो कंपनियों ने, दो कंपनी का मतलब आप मत समझिएगा कि रिलायंस जियो और ये अडानी वाली कंपनी, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ने लगभग 20 वर्षों तक यानी 20 सालों तक इस राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध किया है अपने आप को स्थापित करने के लिए। और सबसे खास बात ये रहा है, अगर तमिलनाडु का जो मद्रास है, इस बात को समझिएगा, यहाँ कौन है मद्रास, मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव है, ध्यान रखिएगा, मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव है। और डुप्ले कहाँ है, पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी कहाँ है, यहाँ भी है पौंडीचेरी, ध्यान रखिएगा बेटा, पौंडीचेरी तो यहाँ भी है ना, पौंडी 3 राज्यों में, आंध्रा में भी, यहाँ भी है। और माही कहाँ है, केरल में। और माही किसके कब्जे में है, फ्रेंच के। तो यानी यह भी तट भी किसके कब्जे में है, फ्रेंच के। तो यानी फ्रेंच यहाँ भी यहाँ भी है। और इसी ने संघर्ष शुरू हुआ, यानी कि अगर सत्ता स्थापित करते फ्रेंच तो मद्रास छीन लेते ना, किससे छीन लेते, अंग्रेजों से। यानी यहाँ क्लाइव है, तो सारा युद्ध का क्षेत्र ही चुना गया। और इसी के बंगाल से कहा जाए कि बंगाल में प्रभुता स्थापित हो जाएगी किसकी, इसी दौरान 1757, यहाँ ध्यान रखिए, जब कर्नाटक का तीसरा युद्ध होगा तो यहाँ 1757 प्लासी और बक्सर 1764। इससे संबंध रखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस कर्नाटक तृतीय कर्नाटक युद्ध के पहले प्लासी होगा और कर्नाटक तृतीय युद्ध के समापन के बाद बक्सर होगा। लेकिन प्लासी और बक्सर के पहले कर्नाटक के 2 युद्ध लड़े जाएंगे। और इन्हीं युद्ध में खर्च निकालने के लिए बंगाल बुलियन स्टेट पर कब्जा किसने जमाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो मेरी बातें आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। 20 वर्षों तक संघर्ष हुआ कहाँ, कोरोमंडल तट पर। किसके बीच हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मामला ये था कि कोरोमंडल तट पर स्थित है किलाबंद मद्रास, मैंने कहा ना, कोरोमंडल तट पे कौन है, किलाबंद मद्रास। और पौंडीचेरी कहाँ, पौंडीचेरी यहाँ है। कोरोमंडल तट पे दोनों है, कौन कौन, पौंडीचेरी भी मुख्य, जो पौंडीचेरी का मुख्य हिस्सा है वो कहाँ है स्टेट का, वो भी इसी पर है, कोरोमंडल तट पर। तो दोनों यही हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज है, यहाँ कौन है, फ्रेंच है ना। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अब बात ये था कि दोनों के लिए ऐसा क्या महत्ता था कि कोरोमंडल तट महत्व था रखता था, क्यों, क्योंकि आप इस बात को जानिएगा कि कोरोमंडल तट की बहुत ही बड़ी सामरिक महत्ता थी। यानी कि यह तट समुद्री तट था, और समुद्री तट जहां होता है वहां बंदरगाह होते हैं, जल सेना का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। और 1745 की बात करूं मैं, 1745 में ही पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया गया, पूर्णतः गवर्नर बना डुप्ले। अब डुप्ले आ चुका, इसके पे डुप्ले है लेकिन गवर्नर नहीं, अब गवर्नर बना दिया गया उसकी नीतियों से। अब मामला इस बात को यहाँ आपको ये समझना होगा कि क्या इन लोगों ने आमने सामने होकर खुद ही लड़ लिया या इसके पीछे और कोई कारण है। इसके पीछे कारण क्या है, उत्तराधिकार का युद्ध है। यानी मैं आपसे ये कहूं कि इतने हिस्सों में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और उत्तराधिकार युद्ध में एक दूसरे ने पक्ष विपक्ष का समर्थन कर करके स्वयं ही युद्ध में कूद पड़े। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उस उत्तराधिकार का में ना चाहते हुए भी शामिल हो गए। यानी क्या, ना चाहते हुए भी। इसको आप लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, अब काम किए ना तो समझें आप। तो ये उत्तराधिकार के युद्ध में कूद पड़े, बाकी सीधे उनका कोई संघर्ष नहीं है। अब आपको यही जानना है और आपके लिए बहुत आवश्यक है कि इन लोगों में युद्ध के पीछे कौन ऐसे लोग थे या उत्तराधिकार का युद्ध क्यों हुआ। तो आप सीधे कहेंगे कर्नाटक पूर्व का या कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि कहाँ है, बस यही जानना है। इसको आप ले जाए पिक ले सकते हैं, जल्दी करिए।
जो है कर्नाटक युद्ध, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, यह प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है, जिसे आप कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया कि इसे कर्नाटक युद्ध इसलिए कह दिया गया क्योंकि यह कहाँ हुआ था, कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। और मैंने ये भी बताया आपको कि किलाबंद मद्रास और किलाबंद पौंडीचेरी मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव और पौंडीचेरी में डुप्ले, ये दो गवर्नर थे। और एक ही कह सकते हैं कि दोनों, पौंडीचेरी जो मुख्य पौंडीचेरी वो भी तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट पर है और मद्रास भी वहीं पर अवस्थित है। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के लिए कोरोमंडल तट सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ रही थी या राजनीतिक प्रभुता यानी व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक संस्था बन रही थी, उसमें आड़े कौन आ गया, अंग्रेज आ रहे थे। और अंग्रेजों के आड़े कौन आ रहा था, फ्रेंच आ रहे थे। यानी इसी कारण से इन दोनों में संघर्ष शुरू होने जा रहा है। इस समय ने कहा कि सीधे संघर्ष सामने सामने इन दोनों का नहीं है, इन्होंने किसी और का सहारा लेकर संघर्ष की शुरुआत किया। तो बात करते, जैसे आप जानते हैं कि कर्नाटक, इसके पहले हमने बात किया आपसे कि जो ये आपका क्या है, बंगाल है, और ये कौन है, ये कर्नाटका है आपका। कर्नाटक यहाँ नीचे कौन है, केरल है, और ये कौन है, तमिलनाडु है। यहाँ आपका मद्रास है और यहाँ आपका क्या है, पौंडीचेरी है। तो हमने कहा कि यह जो कर्नाटक युद्ध होगा, इस क्षेत्र में फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष होने जा रहा है उसकी गाथा यहीं पर है। यानी कहाँ, कर्नाटक, कर्नाटक कुछ यहाँ तक विस्तृत है, कर्नाटक, और उस समय आंध्र प्रदेश रहा है, तमिलनाडु रहा है, ये अछूते सब नहीं रहे। वो पूरा क्षेत्र ने कोरोमंडल तट, मालाबार तट और कनारा तट ये प्रभावित रहे युद्धों से। बात ये थी कि उस समय की बात किया जाए तो जो कर्नाटक था वो दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था। जो कर्नाटक है वो किसके नियंत्रण में है, जो दक्कन का सूबेदार था। यानी कर्नाटक किसके नियंत्रण में, दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में रहा है कर्नाटक। और दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में रहा है तो जाहिर सी बात है, तो दक्कन की कोई ना कोई राजधानी होगी, है ना। तो दक्कन की राजधानी कहाँ थी, अब एक सवाल उठा। दक्कन की राजधानी आरकाट थी। क्या नाम था उसका, आरकाट। आरकाट क्या थी, दक्कन की राजधानी रही है। और ये नियंत्रण में किसके था, अगर ये कहा जाए हैदराबाद में एक निजाम था। यानी आप जब आएंगे आंध्रा तो इसकी बात करेंगे तो कह सकते हैं क्या, हैदराबाद में कौन था, निजाम। निजाम का पूरा नाम है निजामुल मुल्क या चिनक्लिज खां या आसफ जां, कई उपाधियां उसे दी गई हैं। ये क्या था, एक अर्ध स्वतंत्र शासक था। स्वतंत्र नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अर्ध स्वतंत्र शासक था। अर्ध स्वतंत्र था तो जाहिर सी बात है निजाम किसके अधीन था, मुगल बादशाह के अधीन था। किसके अधीन था, मुगल बादशाह के अधीन रहा है कौन, निजाम। अब कोरोमंडल तट के पीछे की जो भूमि है पूरी की पूरी कर्नाटका है। मैंने ही कहा कोरोमंडल तट का जो पीछे का है कोरोमंडल तट है, और इसके पीछे पूरी जो भूमि है ये किसका है, ये कर्नाटक क्षेत्र है। युद्ध ही होना है। अब मुगल, चूंकि हमने कहा कि मुगल दक्कन का एक सूबा था, निजाम के अधिकार में था। अब बात समझिएगा, मैंने क्यों निजाम को जोड़ के बता दिया। दक्कन मुगल का एक सूबा यानी प्रांत था, और जिसका निजाम कौन था, सूबेदार कौन बना दिया गया था, निजाम मुल्क हैदराबाद का, जो कि स्वतंत्र था। निजाम को अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से नियंत्रित कहाँ से किया जाता था, दिल्ली से। यानी मुगल बादशाह उसे क्या करता था, नियंत्रित करता था। तो कर्नाटक, तो इसमें क्या होता था कि जिसे निजामुल मुल्क चाहता था उसे कर्नाटक का देखभाल करने के लिए नियुक्त कर देता था, क्या, सूबेदार बना देता। जिसको चाहता था उसे नवाब बना दे, सूबेदार बना दे, उसके नियंत्रण में रहता था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ समय के लिए कर्नाटक ने अपने आप को दक्कन से अलग करने की कोशिश शुरू कर दिया। जब वो अलग करने की कोशिश शुरू किया, वहीं क्या हुआ, संघर्ष शुरू हुआ। किस बात को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के, तभी संघर्ष शुरू होगा। इसके पहले कोई संघर्ष नहीं होगा। तो संघर्ष कैसे शुरू होने वाला है,
यही आपको जानना है। अब संघर्ष शुरू होने के पीछे की जो बात, दो बातें हैं। अभी तो उत्तराधिकार युद्ध को यहीं हम थोड़ा सा रोकते हैं कर्नाटक में। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, उसके तात्कालिक कारण क्या रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे क्या हुआ। तात्कालिक कारण को देखा जाए तो फ्रांसीसी जो जहाज थे, इनको जब्त कर लिया था किसने? अंग्रेज का क्या था, कैप्टन था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन बॉर्नेट ने क्या किया था, सागर में कुछ समुद्री जहाज़ों को जो कि सब फ्रांसीसी थे, उन्हें अपने अधिकार में ले लिया और कहा कि ये उन्हें जब्त कर लिया, कहा हम फ्रांसीसियों को नहीं देंगे। यहाँ इसलिए था, अपनी प्रभुता को स्थापित करने का संघर्ष था। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसी की कहानी कहाँ थी? यहाँ पर थी कि अगर हम अपने आप को सबसे कैसे साबित करें, इसी को साबित करने में ही कैप्टन बॉर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज़ों को कब्जे में कर लिया। तब फ्रेंच जो थे, यानी डुप्ले था, वो दुखी हुआ। उसने सोचा, डुप्ले नहीं चाहता था कि युद्ध कोई हो। डुप्ले ने किससे रिक्वेस्ट किया? डुप्ले ने रिक्वेस्ट किया नवाब से। नवाब से कहा कि महोदय ऐसा है कि मेरी जहाज़ों को आप क्या करिए, सुरक्षा दे दीजिए, मेरी जहाज़ों को वापस दिलवा दीजिए। ये बातें चल रही थी, लेकिन कौन नहीं माना? नवाब ने पहले नहीं माना, फिर बाद में फ्रेंच यानी डुप्ले का कहना मान के कहा ठीक है, मैं अंग्रेजी कंपनी से बात करूंगा। उन्होंने बात किया और कहा कि जो फ्रेंच जहाज या जलपोत आते हैं, समुद्री जहाजें, उन्हें आप जो जब्त के उन्हें छोड़ भी दीजिए, और जो आने वाले भविष्य में है उनको भी आप छेड़िए नहीं, यानी उन्हें आप नुकसान मत पहुंचाइए। लेकिन अंग्रेजों ने बातें उनकी नहीं सुनी। किसकी बातें नहीं सुनी? नवाब की। जब वो नवाब की बातें नहीं सुने तो यही कारण बना क्या, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संघर्ष का। तो यानी कि तात्कालिक कारण क्या बना? फ्रांसीसी जहाज़ों का जब्त करना। अगर जहाज़ें वापस मिल गई होती, नवाब जो कर्नाटक का नवाब था उसका भी इंटरफेयर हुआ, लेकिन उसकी बातें अंग्रेज नहीं माने, इसलिए युद्ध शुरू होगा, नहीं तो कार्नेटिक क्षेत्र में युद्ध नहीं शुरू होता। अब दूसरी बात ये भी कही जाती कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध या ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार है। ये भी कहा जाता है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया में वियना, जानते हैं आप, है ना, वियना ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, बताना नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी उस समय उठापटक चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि वहाँ भी किसका 1740 का समय था, और मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार का युद्ध, और एक कारण उसमें और फंस गया था कि जो अमेरिका को उपनिवेश बनाने का संघर्ष। दो बातें थी, एक तो मेरिया थेरेसा का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, और दूसरा कहाँ, यूरोप में एक घटना घट रही थी, जो अमेरिकी उपनिवेश है उसको लेकर के भी झगड़ा शुरू हो गया था। किसके बीच में? दो यूरोपीय कंपनियों को। जैसे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की बात चल रही थी, वैसे अमेरिका में भी शुरू हो गया था क्या, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष, झगड़ा शुरू हो चुका था। और जब झगड़ा यूरोप में शुरू हो गया था, तो कहा जाता है कि यूरोप में जो मेरिया थेरेसा उत्तराधिकार का विस्तार मतलब युद्ध हो रहा था वो था ही, और साथ ही अमेरिका को उपनिवेश बनाने की पहले हम बना ले, उसके बीच में भी संघर्ष जब शुरू हो गया तो संघर्ष कहाँ था? यूरोप में था। और ऐसे ही भारत में संघर्ष शुरू होने जा रहा था, लेकिन डुप्ले बड़ा बुद्धिमान था, डुप्ले इसको टालना चाहता। डुप्ले ने कहा ना, ऐसा नहीं करूंगा मैं। इसने शांति स्थापित करने का प्रयास किया, और शांति की स्थापना करने में किससे मिला? जाकर के कर्नाटक के नवाब से कहा, महोदय आप मुझे मेरी जहाज़ों जलपोतों को सुरक्षा प्रदान करवाइए, कि जिससे जो भी मेरे समुद्री जहाज सागर में आते हैं उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नुकसान न पहुंचाया जाए। लेकिन जब नवाब ने बुला करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को बुला करके बात कही, तो उसने कहा ठीक है, कहा तो दिया ठीक, लेकिन अंदर से माना नहीं, नुकसान पहुंचाता रहा। यानी अंग्रेजों ने नवाब की बात नहीं सुनी, और जब नवाब की बात नहीं सुनी तो मजबूर हो गया कौन? डुप्ले जब मजबूर हुआ तो बुला लिया किसे? ला बोर्डाने को। उससे रिक्वेस्ट किया, कहा कि ला बोर्डाने से कि अब आप क्या है, आपको आना होगा, यानी कि, और ला बोर्डाने कौन है? आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ला बोर्डाने माही में है क्या? मॉरिशस में। कहाँ है? मॉरिशस में। यस। डुप्ले ने अपनी बात किसे बताई? ला बोर्डाने को। ला बोर्डाने ये कौन था? ये कंपनी का गवर्नर कहाँ पे था? मॉरिशस में था। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? ये मॉरिशस में था। कौन? ला बोर्डाने से को मैसेज किया कि मुझे मदद चाहिए। तो ला बोर्डाने ने क्या किया? 3000 सैनिकों को भेज दिया। कितने सैनिकों को? 3000 सैनिक इसने ला बोर्डाने ने भेजा। कहाँ? मद्रास के लिए भेज दिया।
और कहा कि जो है जाओ यानी कोरोमंडल तट पे। ये 3000 सैनिक कहाँ गए? ये 3000 सैनिक गए कोरोमंडल तट पर आ गए। कौन? ये सैनिक। जब यहाँ आ गए तो समस्या किसी हो जाएगी। अब डर किसे सता रहा है? अब यहाँ पर उस समय की बात जब शुरू हो रही है, ला बूडा ने 3000 सैनिक भेजा। कहाँ भेजा? कोरोमंडल के तट पर। और कोरोमंडल तट पर भेजा यानी मद्रास से भेज दिया अटैक करने के लिए। और जब भेजा तो हलचल हो गई। हलचल हुई तो क्या किया किसने? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है? अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हो तो अनवरुद्दीन जानते हैं क्या है? नवाब है कर्नाटक का, है ना? कौन है ये? कर्नाटक का नवाब है। इस बात को आप ध्यान रखिए। कर्नाटक का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को लगा कि भाई ये तो आ रहे हैं हमसे लड़ने, तो उसने क्या किया? अनवरुद्दीन ने 10,000, कितने? 10,000, उसके पास सेना थी, उसने 10,000 सेना भेज दिया। किसके नेतृत्व में? 10,000 सैनिक अनवरुद्दीन ने भेजा महफूज खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? महफूज खां। ठीक, इसके नेतृत्व में भेज दिया। अब जब 10,000 सैनिक आ गए तो दोनों टकरा गए। अब अनवरुद्दीन का सेनापति महफूज खां 10,000 सेनाओं के साथ और ला बूडा ने जिसे भेजा यानी कि 3000 सैनिक आमने सामने हो गए। कहाँ? सेंट थॉमे में। कहाँ हुए? सेंट थॉमे में। यानी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में एक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के युद्ध अंदर युद्ध हो रहा है। कौन सा? सेंट थॉमे, यानी कि कोरोमंडल तट पर सेंट थॉमे युद्ध हो गया। किसके बीच हुआ? अनवरुद्दीन द्वारा भेजे गए महफूज खां जो उनका नेतृत्व कर रहा था 10,000 सैनिक के साथ, और साथ में कौन? उसके सामने कौन खड़ा था? ला बूडाने की सेना जो कि किसकी रिक्वेस्ट पे आई थी? डुप्लीकेट। अब दोनों आमने सामने लड़ गए। इसी सेंट थॉमे के युद्ध को हम और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। इसे बताना क्योंकि सेंट थॉमे को लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सेंट थॉमे युद्ध को हम और किसी नाम से जानते हैं इतिहास में। आप उसको ढूंढिएगा किस नाम से। अब हुआ क्या? सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। सबसे खास बात ये रही कि नवाब की सेना हार गई। भले 10,000 थी लेकिन कौन हुआ? पराजित। यानी सेंट थॉमे के युद्ध में पराजय मिला किसे? नवाब को। यानी नवाब हार गया। अब हार गया तो फ्रांसीसी, अब एक सवाल उठता है, आपके मन में चल रहा हो कि सर ने कहा कि नवाब की सेना का नेतृत्व किया था? किसने? महफूज खां ने। तो ला बूडाने की 3000 सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया? स्पेक्ट्रम जो पढ़े बताएं हमें तुरंत तत्काल जल्दी से बताइए बेटा, किसने किया था? मेरे सामने ढूंढने से नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले पढ़ लिया तो आपको मिलेगा। अब सामने बैठ करके शेर शिकार कर रहा है, शिकार करना शुरू किया है, छलांग लगाने जा तो आप हथियार ढूंढ रहे हैं, तो कैसे आपको तो खा जाएगा ना। कैप्टन पैराडाइज, क्या नाम था? कैप्टन पैराडाइज। ये सेना कैप्टन पैराडाइज नहीं थी। यानी कैप्टन पैराडाइज और महफूज खां के बीच सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। सेंट थॉमे किसका था? अनवरुद्दीन नवाब का। और पैराडाइज किसका है? ला बूडाने का। ये ध्यान रखिएगा। सेंट थॉमे के युद्ध में महफूज खां किसकी ओर से आ रहा है? अनवरुद्दीन की तरफ से। 10,000 सेना, 3,000 सेना। अब ये युद्ध क्या हुआ? ये युद्ध चलता रहा। अब तो ये जीत लिया, फिर ऐसे संघर्ष आपस में दोनों कर रहे थे। संघर्ष चल ही रहा था कि यहाँ क्या हो गया कि तब तक 1748 समय आ गया। 1748 समय तब तक आ गया था, और जब 1748 का समय आ गया तो जो उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, वो समापन की ओर था। तो फ्रांस का एक पैलेस है जिसका नाम है एक्स ला सैपला। एक जो है क्या था? पैलेस है वो। तो एक्स ला सैपला पैलेस में एक समझौता हो गया। किसके बीच में? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। और जब ये संधि हो गई तो इसी संधि के होने से क्या हुआ? युद्ध का समापन हो गया। कौन से युद्ध का समापन? प्रथम कर्नाटक 1748 समाप्त हो गया। और जब ये समाप्त हुआ तो यानी ये युद्ध किसके पक्ष में है? फ्रांसीसियों के। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी पहला युद्ध फ्रांसीसियों जीता। 10,000 सेना का सामना 3,000 सैनिक किए पैराडाइज के नेतृत्व में। डुप्ले का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब हम तो प्री पास हो गए, अब तो मेहनत लिखेंगे, यही बात होती है ना। तो उसको भी एनर्जी मिल गई इस बात की। तो अब लेकिन आप सवाल किया जाएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? मैंने कारण बता दिया आपको कम से कम शब्दों में।
हमने ही बता दिया कि एक्सला सैपला संधि से युद्ध का समापन होगा, यही बात, लेकिन युद्ध का विराम हुआ। लेकिन जो होता है, जो कि अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना चाहता ना, तो जल्दी शांत तो नहीं होना चाहता है। वो जल्दी शांत बिल्कुल नहीं होगा। वो सोचेगा मेरी प्रभुता आगे बढ़े और मैं आगे बढ़ता जाऊं। ना फ्रेंच शांत रहेंगे और ना ही कौन शांत रहेगा, अंग्रेज शांत रहेंगे। ठीक, अब बात यहां से समझ चुके आप? बहुत ही कम से कम शब्दों में जितनी बातें आप जानिए उतना अच्छा है। और घुमाने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत कुछ है। बेवजह की बातें उसमें करने से कोई मतलब नहीं कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। जो आपको मेंस में भी ज़रूरत पड़े आप लिख भी सकें और प्री में पूरी तरह सपोर्ट कर सकें, उसको करना है। अब हमें एक बात सिर्फ ढूंढना है, क्या ये ढूंढना है कि जो एक्सला सैपला संधि है, इस संधि की मुख्य बातें क्या रही हैं। क्या एक्सला सैपला में क्या था आखिरकार। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला सैपला संधि से हो जाती है, संधि के अनुसार या एक्सला सैपला में कि संधि में की मुख्य बातों के बारे में बताएं तो क्या करोगे। यानी संधि के में क्या क्या समझौता किया गया वो आपको जानना चाहिए। यानी एक्सला सैपला 1748, यानी कि यह संधि भारत में नहीं हुई, ये संधि फ्रांस में हुई। लेकिन संधि किसके बीच हुई, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ। यानी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये संधि किसके बीच है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में है। तो आप इस बात को अच्छे समझिए, किसके बीच है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। अगर आप ये समझोगे तो आसान, नहीं तो कहोगे किसके बीच संधि हुई थी। अब इस संधि में क्या बातें, युद्ध को समापन इस शर्त पे हुआ, इस संधि में क्या क्या बातें की गई, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। नंबर 1, क्या इसमें है, भारत में ये संधि क्यों की गई, इस संधि का प्रभाव भारत में क्या पड़ा। इस संधि में कहा गया क्या, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष समाप्त हो, ऐसा पहले इसमें कहा गया, समाप्त करे। दूसरा, जिस मद्रास को फ्रेंच ने जीत लिया है अंग्रेजों को वापस कर दे, मद्रास को अंग्रेजों को वापस दिया जाए, ये कहा दिया गया संधि में। फिर अंग्रेजों द्वारा, तीसरी बात, अंग्रेजों द्वारा लुइसबर्ग, आप स्पेक्ट्रम पढ़े हो तो जानते हो लुइसबर्ग कहाँ है, अमेरिका में। लुइसबर्ग यानी अमेरिका, को फ्रांसीसियों को वापस कर दिया जाए। ये चीज जो जिसका क्षेत्र था, जिसके लिए विवाद था, वो वापस करने की बात की गई थी। तो अब आप समझ गए होंगे बेटा इस चीज को। तो पहला युद्ध कहानी खत्म। ये 3 बातें याद रखिएगा आप। अगर ये 3 बातें आप याद रखते हैं ठीक से तो ये एक्सला सैपला से पता रहेगा हमेशा। बस इतना याद रखना है कि एक्सला सैपला में जो भी है फ्रांस में समझौता किया गया था, वहाँ भारत में हो रहे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की बात कि भाई समाप्त करो, और दूसरा मद्रास आपने छीना है अंग्रेजों से, उन्हें वापस कर दो। और फिर उसी सन में भी कहा दिया कि अंग्रेजों ने जो लुइसबर्ग अमेरिका में है जिसे फ्रांसीसी छीना, तो उन्हें वापस कर दो। इस संधि में 3 मुख्य बातें थी, इन्हीं से क्या हो गया, युद्ध का समापन हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कहाँ चलेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, समय क्या है, 1749 से 54।
1748 में मिलता कहीं ना कहीं, तो आप उससे ना परेशान होइएगा। 54 तक 48 49 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये वास्तव में इसके पीछे का कारण दो जगह पर है। इसके कारण को पहले ढूंढिए आप, क्या कारण है, क्यों हुआ ये। इसका कारण बड़ा जानदार है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि बाउंस कर दे रहा है साधना? नहीं सर, समझ में आ रहा नहीं तो बेटा बाउंस कर जाए, नहीं तो समझ में आ रहा बाद में दुखी हो जाओगी। है। कारण में दो छिपा है, दो बातें। एक आपका है कौन, हैदराबाद, दूसरा कर्नाटक। यानी यहाँ उत्तराधिकार का युद्ध है पूरी तरह। क्या है, हैदराबाद, और क्या है, कर्नाटक। जो यक्षला सैपला की संधि के द्वारा इनके युद्ध पर विराम लग गया था, किसके, अंग्रेजों फ्रांसीसी संघर्ष रुक गया था, वो रुकेगा नहीं। दूसरे के मामले में बहुत जल्दी उंगली नहीं करना चाहिए। दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें जाके कूद पड़ोगे तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ दी जाएगी। इसे सावधान हमेशा रहिए। इसीलिए कभी के दूसरे के सिर फुटबॉल में अपना सिर फुटबॉल करने मत जाइए। इस युद्ध से बात अनुभव करिएगा। अगर वो चाहते सैपला के संधि किए थे, वो शांत रहते। अब शालिनी और चंचल लड़ रही, बीच में अगर स्तुति आ गई तो उनका सर बचेगा नहीं, फट ही जाएगा, कोई भी जाएगा, या साधना ही चली जाए। सपोज करिए, मान लीजिए ऐसी स्थिति में बचना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी कोई आपस में लड़ रहा हो तो बीच में कोई जाए ना तो अच्छा है। यानी मैं ये कहूँ कि ये तो उत्तराधिकार का संघर्ष है। क्या है, उत्तराधिकार का संघर्ष। ये संघर्ष इन दोनों के बीच में, हैदराबाद कर्नाटक में, क्यों शुरू हुआ। जो हैदराबाद है, इसमें दो लोग हैं। एक का नाम है नासिर जंग और दूसरे का नाम क्या है, मुजफ्फर जंग। क्या हुआ बेटा, नाम कंफ्यूजन? बोलिए बोलिए। मुजफ्फर जंग, दो लोग हैं। और कर्नाटक में जाओगे, अनवरुद्दीन और चंदा साहब, दो नाम यहां मिलेंगे। अनवरुद्दीन और कौन है, चंदा साहब, या चांदा साहब भी, जो भी लिखा जाता हो, चंदा साहब, चंदा साहब। अब यहां देखिए मामला क्या है, कैसे अंग्रेज कूदेंगे। यहां नासिर जंग मुजफ्फर जंग लड़ रहे हैं, यहां अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ रहे हैं। इसमें अंग्रेज कूद पड़ेंगे। कैसे कूदेंगे, नासिर जंग के सपोर्ट में आ रहा है कौन, क्लाइव, और मुजफ्फर जंग के सपोर्ट में आ रहा है डुप्ले। और अनवरुद्दीन कर्नाटक में जाओगे तो यहाँ कौन है, क्लाइव, और यहाँ चंदा साहब के सपोर्ट में कौन है, डुप्ले। अब ये लोग ना चाहते हुए भी दोनों जगह कूद पड़े। और युद्ध कहाँ होगा, कर्नाटक के क्षेत्र में होगा। अब सपोर्ट करने लगे। इसमें हुआ क्या कि फिर एक कहानी उठती है कि भैया युद्ध के अंदर युद्ध है। नहीं समझे, युद्ध के अंदर युद्ध है, क्योंकि वहां पे हुआ था क्या, सेंट थोमे, तो यहां होगा अंबूर का युद्ध। ये समझिएगा, मतलब युद्ध के अंदर युद्ध शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी सी कहानी की बात है कि अंबूर का युद्ध 3 अगस्त 1749 को होगा, है ना। उसका डेट कहीं आप मेंशन कर लीजिएगा अपने उसमें। विनीत, समझ में आ रही बातें? कि नहीं? क्या देखे थे कल? वीडियो कहाँ पड़ा अभी? नहीं नहीं, रोकिएगा नहीं, कोई समस्या नहीं, चलने दीजिए। देखिए मेरी बात ध्यान दीजिए। इसको अगर लिंक कर दीजिए किसके साथ, आप लिंक कर दीजिए पहले युद्ध के साथ, यानी जो कर्नाटक का पहला युद्ध है, इसके साथ इसको हमेशा लिंक किए रहिए।
क्योंकि ये आप ये कहेंगे कर्नाटक का पहला युद्ध जिसका परिणाम है, तो बिल्कुल नहीं है। द्वितीय उसका परिणाम नहीं है, मत सोचिएगा आप। यहाँ अगर उत्तराधिकार का संघर्ष हैदराबाद कर्नाटक में ना शुरू होता तो डुप्ले और कलाई दोबारा सामने आमने सामने नहीं आते। अब जैसे आप जानते हैं कि एक्सला सैफला ने 1748 में कर्नाटक के प्रथम युद्ध को समाप्त कर दिया था और संधि में 3-4 बातें की गई, उसमें ऐसा था। लेक्सा सैफला पेरिस में अवस्थित एक राजमहल है जिसमें बैठ करके ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख सलाहकारों ने समझौता किया और कहा कि अब हम ऑस्ट्रेलिया में युद्ध समाप्त हो चुका, भारत में युद्ध को समाप्त कर दीजिए। ऐसा सब कर दिया गया और बताया गया, उसके 3 चीज बताई गई। लेकिन हुआ क्या कि मामला कहाँ फंसने वाला है, जब चूंकि 1748 तक का समय और फिर 1 साल भी नहीं होने पाया, कह सकते हैं आप। शुरू होगा वास्तव में 49 से, 1 साल का लगभग गैप रहता है। मैं इसे 49 ही मानूंगा क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग रेट, लेकिन आप एग्जैक्ट 49 पे रखिए। हुआ क्या कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। थोड़ी सी कहानी यहाँ अगर आप दिख रहा है, हैदराबाद में नासिर जंग मुजफ्फर जंग के बीच में और अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में कर्नाटक में संघर्ष शुरू हुआ। हुआ क्या कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में उलझ गया डुप्ले और कौन उलझ, क्लाइव, दोनों उलझ गए। वो नहीं जान पाते थे कि हम कहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। कोई कुछ ढूंढ रहा, कोई कुछ ढूंढ रहा। चाबी भारतीय सत्ता की खो गई थी कहाँ। लगता था डुप्ले को चाबी मद्रास में है, लेकिन वास्तव में चाबी बंगाल में थी। ये ढूंढ लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये अंतिम लाइन होगी इसकी, इस युद्ध की अंतिम लाइन है, इसका परिणति यही है। कर्नाटक युद्ध का परिणाम यही है कि जिस चाबी को डुप्ले ढूंढ रहा था मद्रास में, उस चाबी को खोज लिया रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में। आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो मेरी बातें बहुत अच्छे से आप समझेंगे। विदाउट स्पेक्ट्रम राजीव है कि बहुत बेसिक बुक है। मॉडर्न इंडिया चाहे यूपीएससी चाहे पीपीएससी देना हो, दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त है ना। तो उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ 2 नवाबों में, नवाब बनने के लिए, लेकिन उलझ गई 2 कंपनियां। हैदराबाद नासिर जंग मुजफ्फर जंग, कर्नाटक अनवरुद्दीन और चंदा साहब। अब हुआ क्या कि उत्तराधिकार चल रहा था जिसमें डुप्ले किसके साथ चला गया, डुप्ले ने मदद कर दिया चंदा साहब की, जो सही चीजें हैं। क्या डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का लिया। आप इसे थोड़ा सा कुछ ऐसे जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ डुप्ले है और यहाँ चंदा साहब है, इन दोनों के साथ कर दीजिए। यानी डुप्ले ने किसको सपोर्ट कर दिया, हैदराबाद सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग का, और कर्नाटक में किया चंदा साहब का। और वहीं क्लाइव की बात करोगे तो क्लाइव ने किस सपोर्ट कर दिया, नासिर जंग को कहा हैदराबाद में, और कर्नाटक में किया किसका, अनवरुद्दीन का। ये बात ध्यान रखिएगा आप। डुप्ले और क्लाइव के बीच में संघर्ष की वास्तविक शुरुआत तंजौर में होगी। कहाँ, यानी डुप्ले और क्लाइव के बीच संघर्ष कहाँ, तंजौर। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं तंजौर, अभी कुछ और बोल रहे थे। तंजौर के निकट ही है अंबूर। कहाँ है, इसी के निकट है। और यहीं पर युद्ध होगा, किनके बीच में होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। यहां पर लेकिन ये ना कहिएगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। कौन, ये लोग लड़ रहे थे भाई, आप उठो लड़ रहा कोई और, ये लड़ रहे हैं। जैसे कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ मिलकर तंजौर में इकट्ठा हुआ कौन, डुप्ले, और रॉबर्ट क्लाइव इन दोनों को लेकर उतर गया, किसको, नासिर जंग अनवरुद्दीन को। यानी ये लोग साथ से सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे का पक्ष लेकर के युद्ध में उतर गए। कहाँ, तंजौर के निकट है अंबूर। वहीं 3 अगस्त 1749 डेट लिख लीजिएगा आप। 3 अगस्त 1749 को अनवरुद्दीन की सेना बुरी तरह हार गई। यानी हारा कौन, अंबूर में अनवरुद्दीन, जो अनवरुद्दीन था ये हार गया। अगर ये हारा तो मतलब क्या हुआ, कौन हार गया, क्लाइव हार गया, यही तो बात हुई। तो डुप्ले जीत गया, डुप्ले का समर्थक जीता है, जिसको आप चुनाव लड़वा रहे हैं। जैसे ओवैसी को मानने वाले निजाम का वंशज है ना वो, तो ओवैसी को मानने वाले, ओवैसी जिसको वो सपोर्ट करते होंगे ओवैसी को, ओवैसी हारेगा तो कौन लोग हारेंगे, जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात समझिएगा। अब अनवरुद्दीन युद्ध करता हुआ हारा और मारा भी गया, आप ये कह सकते हैं। ये क्या हुआ, मारा गया। इसी का पुत्र था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली मतलब ओवैसी नहीं कहूंगा मैं, अनवरुद्दीन का बेटा था
उसका नाम था मोहम्मद अली। ये बेचारा भाग के चला गया तिरुचिरापल्ली में, जाके छिप गया। तिरुचिरापल्ली में जाके छिप गया। कौन? ये। और जब छिप गया, भाई लड़कों भाग गया, तो कर्नाटक में एक मामला क्या गया, चांदा साहब क्या बन गए? नवाब। अब आप समझ गए होंगे कौन नवाब बन गया? चंदा साहब। अब समझे आप ना? अनवरुद्दीन, लेकिन सेना इकट्ठा होगी अंबूर में, ध्यान रखिएगा, अब लड़ेंगे वही सब, लेकिन अनवरुद्दीन हार जाएगा। और चंदा साहब कह सकते हैं कि डुप्ले जीतेगा, चंदा साहब जीतेंगे ना, और डुप्ले जीता तो चंदा साहब जीते, और अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भाग गया, तिरुचिरापल्ली चला गया, और चंदा साहब को मौका मिल गया नवाब बनने का, बन गए कर्नाटक के नवाब। अब मामला चूंकि युद्ध चल रहा है 1749 से 1754, अब कहानी आ रही अर्कात का प्रसिद्ध घेरा, अब शुरू होगा। इसी के साथ वो भी संबद्ध है, ये बात समझिएगा। इसको हटा दें, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई ना? चलिए। तो आपने पहले क्या देखा? अंबूर का युद्ध 1749। अब क्या देखना है? अर्काट का घेरा। अर्काट का घेरा, अर्काट का घेरा है 1751। कब है? 1751 में। ये संबंध यहाँ क्यों रख रहा है? अब 1751 एक ऐसा समय है कि डुप्ले की शक्ति अपने चरम पर है भारत में, क्योंकि इसके पहले डुप्ले प्रथम कर्नाटक युद्ध में जीत चुका था, और अंबूर के युद्ध में जब उसे जीत मिली तो उसकी शक्ति बढ़ गई। यानी कह सकते हैं कि भारत के अंदर चरमोत्कर्ष पे डुप्ले का पावर है इस समय, यानी इसके पास पावर सेवर है या पावर बैटरी, जो भी आप कह दीजिए, इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका। उसे लगा कि अब तो मैं जिस उद्देश्य से आया था उद्देश्य पूरा हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि उसके विरोध में, या कह सकते हैं कि अब मूवी में या इस कहानी में क्लाइमेक्स यानी एंटी क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स में नहीं कहूँगा, एंटी क्लाइमेक्स है। ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें कुछ पलटने वाला है। यानी कि जो भाग गया था, यानी अनवरुद्दीन का बेटा जो भाग गया था, कहाँ? मोहम्मद अली भाग के चला गया था। अनवरुद्दीन का बेटा था जो जिसका नाम था मोहम्मद अली, जो भाग गया था कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में, वहाँ भाग गया था। अब वो आ रहा है, यानी मोहम्मद अली ने क्या किया? कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी क्या थी? कोई बताए हमें? मिस्टर आदित्य, कर्नाटक की राजधानी जल्दी बोलो। विनीत, कर्नाटक की राजधानी क्या थी? इसमें से कोई भी बता दे मुझे। इसे कहते हैं कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इससे अफसोस होता है। अर्काट उसकी राजधानी है, इसके पहले बात किया हूं मैं। कर्नाटक की राजधानी अर्काट। अर्काट से भाग करके जब युद्ध हुआ था तो कर्नाटक की राजधानी अर्काट से भाग करके मोहम्मद अली कहाँ चला गया था? तिरुचिरापल्ली चला गया था। अब डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले के दिमाग में क्या आया? डुप्ले ने सोचा कि ये तो भाग गया, क्यों ना सांप के उस क्या बोलते हैं, केचुए को क्या नहीं, केचुआ नहीं कहा जाएंगे, सांप के बच्चे को मार दिया जाए। यह सांप का बच्चा कौन था? मोहम्मद अली।
इसको मारने के लिए डुप्ले ने प्रोग्राम तय किया। डुप्ले और प्लस चंदा साहब, ये दोनों पीछा करते हुए मोहम्मद अली का पहुंच गए कहां? तिरुचिरापल्ली। वाह, पीछा करते हुए गए, तिरुचिरापल्ली पहुंच गए। और उसी समय एक शिकारी शिकार के इंतजार में बैठा था। जैसे होता है कि बाज की नजर आसमान से नीचे झांकता, जैसे देखता कि शिकार अब तैयार है शिकार बनने के लिए, उतर के घेरा बनाता है अपने पंखों से और उठा के लेके चला जाता है। वैसे एक शिकारी था कलायु। डुप्ले यही दूरदृष्टि नहीं रख पाया। डुप्ले पीछा करते चांद साहब को, कहां तिरुचिरापल्ली चला गया था, तब तक कलायु ने क्या लाया इसमें? एक मोड़, यानी एंटी क्लाइमैक्स। मूवी में इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि ये भी होने वाला है। कलायु को मौका मिला। कलायु ने क्या किया? अरकाट को देखा खाली है, नवाब गायब है, डुप्ले गायब है। कहा चलो अब मैं चलता हूं, क्या बनाने? घेरा। और कलायु ने इस समय अरकाट को घेर लिया, यानी अरकाट पे कब्जा कर लिया। समझे बात मेरी? अगर ये दोनों निकल के ना जाते इसका पीछा करने, तो इसे मौका नहीं मिलता। तो शिकारी खुद शिकार नहीं बना, जो पहले शिकार किया था वो शिकार हो गया। एक मूवी है सुदीप किच्चा की, साउथ की, शिकारपुर से आया शिकारी। तो अब की बार रॉबर्ट कलायु कहां से आया था? बंगाल, शिकारपुर से आया था। यानी शिकार कर लिया, काट का घेरा उसने बना लिया। और घेरा उसी मैंने खाली देख के उसने 1751 में उसको चारों तरफ से घेर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट कलायु के अरकाट के प्रसिद्ध घेरे ने डुप्ले का सर्वनाश कर दिया। ये लाइन आप लिख लीजिएगा। और क्या? कलायु के अरकाट के प्रसिद्ध घेरे ने भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। ऐसा लिख दो, भाग्य का सर्वनाश कर दिया। अब तो अरकाट किसी कब्जे में हो गया? कलायु। समझ गए? अगर ये गलती ना करते तो यहीं रहते तो कलायु नहीं कब्जा कर पाता, मौका पा गया। इसीलिए सोच समझ लो, अगर गलत तरह की जमीन कब्जा कर दो किसी की, उसे खाली छोड़ के भागो नहीं। हाँ, भागे तो गई जमीन, बचेगी नहीं। अब गुस्सा हो गए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कहा मतलब इतना समझदार गवर्नर था ये डुप्ले, तो गलती क्यों कर दिया? फ्रांस सरकार, चूंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, आपको हम पहले बता दिए हैं। तो फ्रांस की जो सरकार थी उसने कहा मिस्टर डुप्ले वापस आओ, अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे। वापस बुला लिया गया। और वापस बुलाया गया और इनकी जगह पर किसके, जब इनको वापस बुलाया गया तो इनकी जगह पे किसको बुलाया गया? बताओ भाई। गौडेहू को। गोडेहू। गोडेहू को लिखा जाता गोडेहू। अब डुप्ले की जगह पे कौन आ गया? गोडेहू को। उसे भेजा गया जिसने, यानी दिसंबर 1754 को इसने एक संधि किया जिसे कहा जाता है पांडिचेरी की संधि। और पांडिचेरी की संधि के साथ इस युद्ध का समापन हुआ। कर्नाटक युद्ध द्वितीय समाप्त। यानी गौडेहू जब आया तो उसने क्या किया? 1754 में क्या किया? संधि कर लिया अंग्रेजों से, जिस तरह युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। आप समझ गए? आप समझे होंगे मेरी बात आप कि बचा कुछ? अब कोई खतरा नहीं, कोई बात नहीं। जो एक स्पेक्ट्रम में घुमा फिरा के अनुरुद्दीन चांदा साहब की कहानी है, अब आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, तो यानी गौडेहू के आने के पीछे का भी कारण है। लेकिन एक बात बताइए, क्या बहुत ही खराब था डुप्ले? नहीं। अगर खराब होता तो दूसरे अंबूर के तक जीतता रहा।
लेकिन कभी कभी होता है ना कि दूरदृष्टि हम नहीं रखते हैं और चूक जाते हैं। ये उसकी चूक थी और कलाई को अवसर मिल गया, उस सरकार को घेर लिया और भारत में पूरी तरह डुप्ले के साम्राज्य को समाप्त करने यानी फ्रांसीसियों की यही हार उनके प्रभुत्व को रूप स्थापित होने रोक दिया, क्योंकि उधर बंगाल में संघर्ष चल रहा था। समझ गए आप? बंगाल में उधर साजिशें रची जा रही थी, इसी बात रची जा रही हैं। यहां तो कलाई सफल हुआ, वहां भी सफल होने जा रहा है, क्योंकि समय आ रहा किसका? 1757। समझ गए आप मेरी बात? चलिए, तो अगर ये कहा जाए कि भारत में सबसे प्रसिद्ध कोई गवर्नर रहा है तो डुप्ले रहा है, सबसे प्रसिद्ध रहा, ऐसी बात नहीं, बहुत चर्चित भी रहा। लेकिन क्या हुआ कि इसने सबसे पहले 1741 में जैसे भारत लाया गया, इसने ठेका लिया 1742 कि हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्निर्माण करूंगा मैं। 1741 में इसे लाया गया भारत और ला करके इसे ड्यूमा में जो फ्रांसीसी बस्ती थी उसका गवर्नर बना दिया गया इसको, और वहीं पर था ये। और इस पद तो लगभग इस पद पर 1754 तक रहा, ऐसी बात नहीं। 1754 तक, 1754 में ही एंट्री होगी गौडेहू की। गौडेहू जैसे आएगा डुप्ले को खत्म करेगा और संधि करके युद्ध का समापन कर देगा। अब मुजफ्फर जंग जो बात हो रही है, एक बात होता है कि मुजफ्फर जंग का क्या हुआ। मुजफ्फर जंग 1750 में कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, कृष्णा से कन्याकुमारी तक का नवाब कौन नियुक्त हो गया था? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग की कहानी मैंने पहले आपको बता दिया। नियुक्त किया गया और डुप्ले को नवाब की उपाधि मिली थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सवाल उठता है कि डुप्ले को नवाब की उपाधि किसने दी है, तो आपके लिए सवाल, आप आंसर ढूंढिए खुद ही कि डुप्ले को नवाब की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। वो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने डुप्ले को नवाब की उपाधि दी थी? डुप्ले को नवाब की उपाधि वास्तव में अहमद शाह ने दिया था, है उस समय, उसी का समय 1754, उसी का टाइम है। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को क्या कहा था? जफर जंग कहा था, उपाधि कहा। जफर जंग की उपाधि किसने दिया डुप्ले को? मुजफ्फर जंग ने दे दिया। मुजफ्फर जंग के सहयोग से ही बुस्सी एक स्थान है जहां पर डुप्ले को सेना रखने की अनुमति मिली थी। और एक सहायक संधि भी डुप्ले ने किसके साथ किया था? मुजफ्फर जंग के साथ किया था। तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड बेजली नहीं है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले है, जो फ्रांसीसी गवर्नर रहा है और मुजफ्फर जंग से वो समझौता किया था। इसीलिए उसकी अनुमति से उसके बुस्सी बस्ती में सेना रखता था, किसी सुरक्षा के लिए? मुजफ्फर जंग के। आप बात में समझ गए होंगे सारी की सारी। तो उस क्या है, पहला यूरोपीय जिसने ऐसा किया था। अब इसमें एक युद्ध बच रहा है। एक युद्ध कौन सा है? कर्नाटक का तीसरा युद्ध, वो भी देखते हैं 5 मिनट के अंदर। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। दूसरा युद्ध उत्तराधिकार है भारत में कर्नाटक और हैदराबाद का, और तीसरा युद्ध कौन सा होने जा रहा है? बस लास्ट हो जाएगा भी आपका ये। तो द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध है, इस युद्ध की समाप्ति पर, यानी युद्ध जब खत्म हो गया संधि के द्वारा, संधि को गौडेहू ने कर दिया, गौडेहू कहिए, जो कि बन के आया था क्या? गवर्नर। उसने पौंडीचेरी की संधि द्वारा समाप्त किया। लेकिन एक लाइन, J.R. मैरियट नाम था उनका, J.R. मैरियट ने डुप्ले के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। कहा कि डुप्ले ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए जो कुंजी थी भारतीय सत्ता की, उसे मद्रास में ढूंढने लगा, और उसी जो वो मद्रास में कुंजी को ढूंढ रहा था, या उसकी भयानक भूल थी। भयानक भूल थी क्यों? क्योंकि क्लाइव को समझ में आ गया था, उसने उस चाबी को ढूंढ लिया, कुंजी को। कहाँ? बंगाल में। और यहीं से फ्रांसीसी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ह्रास होना शुरू हो गया, उसका प्रभाव कम होना शुरू हो गया। ये लाइन किसकी है? J.R. मैरियट की है। इसके बाद क्योंकि गौडेहू कुछ समय रहा, फिर उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर बना के भेजा गया काउंट डी लाली को। बात चर्चित नाम है काउंट डी लाली। ये एक पुरुष है, महिला नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना रहता कि ये महिला है, तो आप महिला मत मानिएगा, है ना, कि लाली महिलाएं लगाती हैं तो फिर वो लाली लग गया तो कोई स्त्री, ऐसी कोई बात नहीं। तृतीय कर्नाटक की 1757, 1763, कहीं कहीं मिलेगा 1758, लेकिन वास्तविक शुरुआत कर्नाटक तृतीय युद्ध का कब होगा? 1758 में होगा। यानी इसका कारण क्या है? क्लाइव को आप जानते हैं, ये अंग्रेज गवर्नर है
ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और वाटसन उसका सहयोगी है। क्लाइव और वाटसन ने मिल करके किसे कब्जा कर लिया? चंदनगर को। चंदनगर क्या है? फ्रांसीसियों की एक बस्ती है। अगर आप बंगाल को पढ़ोगे तो आप बखूबी समझ जाओगे कि किसी संधि का उल्लंघन होगा, और संधि का उल्लंघन होगा क्योंकि चंदनगर को स्थापित करने के लिए बंगाल के किसी नवाब ने अनुमति दी थी फ्रांसीसियों को, तब फ्रांसीसी नगर को बसा रहे थे, और चंदनगर की पर आक्रमण अंग्रेजों के करने की वजह से बंगाल के नवाबों में संघर्ष शुरू हुआ था, किसी ने युद्ध छेड़ दिया था। अगर ये कहानी जानना है तो हमारे पिछले लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए, है ना, वहाँ सारी बातें की गई चंदनगर के बारे में। यानी युद्ध का वास्तविक शुरुआत 1758 में शुरू हुआ। बात होती है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्लाइव और वाटसन द्वारा चंदनगर बस्ती पर कब्जा करना। वो बस्ती किसके कब्जे में थी? वो बस्ती फ्रांसीसियों की रही है। युद्ध का वास्तविक शुरुआत 1758 ही माना जाता है, जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डिलाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों, यानी काउंट डिलाली को फ्रांस सरकार ने भारत में फ्रांसीसी जितना क्षेत्र पे कब्जा था उस क्षेत्र यानी संपूर्ण भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र पर शासन करने के लिए सैनिक असैनिक अधिकारियों से परिपूर्ण करके काउंट डिलाली को भारत भेजा। जैसे लाली आया वैसे 1758 में उसने क्या किया? फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया, यानी इसने आते ही तहलका मचा दिया। और इसके बाद उस मद्रास भी गया। मद्रास में भी घेरा बनाने की काउंट डिलाली ने कोशिश किया, लेकिन असफल हो गया, क्योंकि मद्रास को जैसे घेरा बनाया वैसे अंग्रेजी नौसेना आ गई और डर के मारे वो कहाँ से भाग गया? मद्रास से। इसी युद्ध के अंदर युद्ध है। पहले युद्ध में कौन है आप जान सकते हैं? सेंट थॉमे है। कर्नाटक के पहले युद्ध में सेंट थॉमे है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में अंबूर है, और कौन? अर्काट का घेरा है। और कर्नाटक के तीसरे युद्ध में वांडीवास का युद्ध है। ये बात ध्यान रखिएगा। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को प्रारंभ हुआ। यह युद्ध कह सकते हैं इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी कहानी खत्म होने जा रही है, बस ये समझिएगा। वांडीवास का युद्ध जिसमें अंग्रेजों की ओर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? आयरकोट। और फ्रांसीसी की ओर से कौन थे? लाली हार गए, यानी लाली का इसमें क्या होगा? पराजय होगा। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांसीसियों की। और यही पराजय ही फ्रांसीसियों के पतन का प्रारंभ है। किसी ने कहा था, यानी मालेसन एक लेखक, उन्होंने कहा कि वांडीवास के युद्ध ने उस महान भवन का जिसे ड्यूमा तथा डुप्ले ने निर्मित किया था आज पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यानी कब? 1760 में ही खत्म हो गई कौन? फ्रांसीसी। लेकिन छिट फुट चीजें चल रही थी। 17 जनवरी 1761 को पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, क्योंकि वांडीवास जीत चुके थे, और 1761 आते आते अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को भी अपने कब्जे में कर लिया। और तुरंतोगत्वा 1763 में एक संधि हुई जिसे कहा जाता है क्या? पेरिस की संधि। क्या कहते हैं? पेरिस की। किसके बीच है? पेरिस की संधि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच है। इस बात ध्यान रखिएगा। पेरिस की संधि हुई 1763 में। किसके किसके बीच हुई? अगर आप ये जानना चाहें तो कौन? फ्रेंच और एंग्लो यानी अंग्रेजों के बीच, इन दोनों के बीच में यह संधि हुई और तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। और यह कर्नाटक युद्ध बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि यह पराजय फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। भारत फ्रांसीसी का साम्राज्य समाप्त हो गया। अब एक सवाल उठता है, मैंने एक सवाल बना रखा आपके लिए कि फ्रांसीसी क्यों विफल रहे? फ्रांसीसियों की विफलता, अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण रहे? इसे सवाल आपको भी देना था, है ना। ये मैं बना के रखा हूँ। इसके बाद युद्ध के बाद इसी पर चर्चा होनी है, और डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव का मूल्यांकन कर दिया जाए। दोनों बेसिकली किस पर डिपेंड करते हैं? दोनों पूरी तरह मेंस पर ही हैं। ये दो मेंस के सवाल हैं, इस पर हम चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। अब तक की सारी बातें जो मैंने आपसे किया, कहाँ कर्नाटक में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना की कहानी मैंने आपको सुनाया। जो कहानी मैंने सुनाई है लंबी थोड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी इसे आप आत्मसात करने का प्रयास करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये कहानी आप समझ जाएंगे तो राजीव वही की स्पेक्ट्रम भी आपको समझ में आ जाएगी। कुछ बातें एक्स्ट्रा यहाँ लाके कनेक्ट कर दी गई हैं, आप उनको बखूबी नोट डाउन करिए, सॉर्ट आउट करिए, और आपको ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, यहाँ समझ में आती हैं, तो आप ज़रूर अपना सुझाव मुझे दे सकते हैं, और लोगों के बीच में हमको पहुँचाने के लिए आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगी मेरी भी, और एक अच्छे लेक्चर की शुरुआत कर दी जाए। कर्नाटक के बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास इस समय कौन है? अब
हमें जाना होगा जयपुर, है ना। कौन सवारी रहेगा, जय सिंह के पास जाना होगा। हम मैसूर देख चुके, बंगाल देख चुके, अवध देख चुके, और हम देख लिए किसी कर्नाटक को, तो जाहिर सी बात है हमें कहाँ जाना होगा, जयपुर जाना होगा। एक एक राज्यों को देखना है और खासकर ब्रिटिश हुकूमत के साथ देखना है। जयपुर में ब्रिटिश हुकूमत की कोई खास बात है कि जयपुर को छोड़ नहीं सकते हैं। जयपुर पे सवाल है तो एक लेक्चर का मामला है, एक दिन किसी लेक्चर दिया जाएगा। तो आपसे मैं कहूँगा, आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए, लोगों तक हमें पहुँचाइए, खासकर उन लोगों तक जिनके पास संसाधन नहीं है, अभाव है, और उन तक पहुँचाइए जिससे कम से कम सफल हों और कहीं ना कहीं उनके जीवन में मैं भी हमेशा याद किया जाऊँ। तो इससे आप जरूर प्रयास करिए। धन्यवाद।